जय हिंद साथियों। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम के लिए आपका ये बायोलॉजी मैराथन की पहली क्लास है। ठीक है, इससे पहले जो है आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब का थ्योरी और साथ में उसका प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। ये जो बायोलॉजी का थ्योरी है इसको हम लोग 2 मैराथन में कंप्लीट करेंगे। इसके पश्चात इससे भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री बायोलॉजी की। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक जीव विज्ञान, जो कि पीईटी के सिलेबस के अनुसार होगा और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, तो ध्यान देना इसकी डिफिनीशन जो बताई जाती है, जीवों का विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का समस्त अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इन द जितने भी टाइप के जीव होते हैं उन सब का क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक, एवं ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी के थे, नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा पहले कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का समस्त अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था। किसने? ट्रेविरेनस ने किया था। अगर आपसे पूछता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ध्यान देना अरस्तु, जिनको एरिस्टोटल कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। ठीक है, लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम ए नेचुरल में समस्त जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है। एक तो थे पादप जगत और दूसरे थे जंतु जगत, यानी कि एक को बोल सकते हो जूलॉजी और एक को बोल सकते हो बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी की वह ब्रांच होती है जिसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और बॉटनी क्या होता है? तो बायोलॉजी की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल से वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई। और ध्यान देना, थियोफ्रेट्स, किसको? थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए, सेल की बात करते हैं, कोशिका। तो भाई, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। कोशिका जीव विज्ञान की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कि जितने भी चीज होते हैं सब कोशिका से मिलके बनते हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। किससे होती है? एक कोशिका से होती है। चलिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूक्लियस, यानी कि जिसको केंद्रक कहते हैं। ये क्या? तो भाई, केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है। यह एक तरह से कोशिका के प्रबंधक का कार्य करता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज किया था। इसको भी याद रखिएगा, कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, और केंद्रक की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। इसी में देखना, राइबोसोम की अगर बात करें तो यह राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन से बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। राइबोसोम की जो खोज किया था 1953 में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था। किसने? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था। इसी में जो अगला पार्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया आता। क्या आता? माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज सर्वप्रथम 1886 ईस्वी में अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिसे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लाइसोसोम।
इसकी खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह सूक्ष्म व इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। इसे आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, इसी में अब हम लोग बातें करते हैं आगे डीएनए एवं आरएनए। तो भाई डीएनए की अगर आप बात करोगे तो इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। इसमें बेस एडिनिन, गुआनिन, थायमिन एवं साइटोसिन होता है। बेस क्या होता है, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन होता है। ठीक है, डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं को संचालित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। सर्वप्रथम वाटसन एवं क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो भाई डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना सर्वप्रथम किसने दिया था, तो याद रखिएगा वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। नेक्स्ट जो आपका आता आरएनए आता, आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी संरचना डीएनए जैसी है, केवल बेस का अंतर होता है। आरएनए में थाइमीन के साथ यूरोसिल बेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थाइमीन के साथ यूरोसिल बेस भी पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो ध्यान देना, फोटोसिंथेसिस की अगर बात करोगे तो पौधों में प्रकाश, जल, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे ही कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। जैसे आप देखनी इक्वेशन, तो 6CO2 + 12H2O और ऊपर क्या होगा, पर्णहरित और प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये बना लेता है आपका ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल बना लेता है। ये प्रक्रिया कहलाता फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य प्रकाश के वर्णों यानी कि जो आपका बैगनी, नीला, नारंगी ये कलर है, ठीक है, में होता है, जो सूर्य में 7 रंग होते हैं। बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम एवं लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। क्योंकि भाई लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। यदि पत्तियों में उपस्थित वर्णक क्लोरोफिल होता है तो इसका रंग हरा, तथा यदि जेंथोफिल होता है तो इसका रंग क्या होता है, लाल। यानी कि क्लोरोफिल रहेगा तो हरा होगा और जेंथोफिल रहेगा तो कैसा होगा, लाल होगा। चलिए इसी में आगे कुछ पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक के ग्रेना व स्ट्रोमा में होती है। किस में होती है, ग्रेना व स्ट्रोमा में होती है। तो एक में जो आपका होता है ग्रेना आपका डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा में क्या होता है, प्रकाश रिएक्शन। ठीक है, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है, मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। चलिए प्लांट हार्मोन की बात कर लेते हैं, कुछ पादप हार्मोन्स की। जैसे पौधों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करने के लिए रासायनिक पदार्थों को होम हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन्स। यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें जो सारी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन्स होता है, जो पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, पादप हार्मोन्स कहते हैं। जैसे मुख्य हार्मोनों की पहचान की गई, जैसे कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्बिक्सिक एसिड और एथिलीन हो गया। चलिए इनके प्रमुख कार्य की बात कर लेते हैं, ध्यान देना, खोजकर्ता एवं कार्य। जैसे पहला देखना ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन जो पादप हार्मोन है इसकी खोज करता है डार्विन। कार्य क्या होता है, कोशिका विवर्धन, जड़ निर्माण, विगलन, पररोक और खरपतवार का नाश करना। जिब्रेलिन जो होता है इसकी खोज किया था कुरोसावा ने। बौनी जातियों के तनों को लंबा करना, बीजों की प्रसुप्ति समाप्त कर अंकुरण में सहायता करना, पुष्पन तथा फल निर्माण पर नियंत्रण रखना। ठीक है, अगला आपको क्या है, साइटोकाइनिन है पादप हार्मोन्स। इसकी खोज किया था मिलर ने। कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जीर्णता का विलंबन करना और प्रसुप्त ऊतकों का जागरण करना। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। साइटोकाइनिन के बाद जो आपका आता है वो आपका है
एस्बिक्सिक एसिड, ठीक है, क्या है, एस्बिक्सिक एसिड। तो भाई कार्न्स एवं एडिकोट ने, ठीक है, कार्न्स एवं एडिकोट ने इसकी खोज किया। काम क्या होता है इसका, तो बीजों को सुसुप्ता अवस्था में रखना, पौधों की वृद्धि को रोकना, पत्तियों का विलगन तथा पुष्पन में बाधक करना। अगला जो आपका पादा फार्मोस वो है एथिलीन है। इसकी खोज किया था बर्ग ने 1962 में। फलों को पकाना, मादा पुष्पक के विकास को प्रेरित करना, तनाव तथा नर पुष्पों के विकास को संदमित करना, ये इसका कार्य होता है। चलिए प्रमुख कवक का आर्थिक महत्व बात कर लेते हैं, कवक के आर्थिक महत्व की। जैसे देखिएगा इनका क्या होता है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने में, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के यानी कि टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कौन से कवक होते हैं, तो ध्यान देना एस्परजिलस टीरियम और आपका है स्ट्रेकीबोट्रिस स्ट्रा और क्लेडोस्पोरियम हर्बेरम, ठीक है। भोजन के निर्माण, ठीक है, भोजन के रूप में एज ए फूड कौन से कवक, तो रोमेरिया और क्लेवेसिया एगेरिकस और लाइकोपर्डान है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यानी कि इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा होता है कवक, तो रोडोटुरोला तथा अन्य कवक होते हैं। शराब उद्योग में किण्वन द्वारा शराब का निर्माण में यानी कि वाइन इंडस्ट्री में कौन से होते हैं, तो ईस्ट तथा कुछ अन्य कवक होते हैं। इसके अलावा देखना पनीर बनाने में, ठीक है, पनीर बनाने में इन मेकिंग चीज कौन से कवक होते हैं, तो पेनिसिलिनियम और रेक्यूफर्टाई तथा अन्य कवक होते हैं। फ्यूमेरिक अम्ल के निर्माण में प्रिपरेशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, तो राइजोपस होते हैं, कौन से कवक होते हैं, राइजोपस नामक कवक। साइट्रिक अम्ल के निर्माण में तो एस्परजिलस नाइगर नामक कवक होता है, क्या होता है, एस्परजिलस नाइगर नामक कवक होता है। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। जैसे अगला, जैसे क्या बेकरी उद्योग में, तो भाई बेकरी उद्योग में जो प्रयोग किया जाता है तो ईस्ट या खमीर कवक का प्रयोग किया जाता है। वर्णकों का निर्माण इन पेगमेंट फॉर्मेशन में तो मोनेस्कस नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। हार्मोन्स के निर्माण में तो भाई जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। चलिए कवकों से प्राप्त प्रतिजैविक, कवकों से प्राप्त प्रतिजैविक की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा प्राप्त होता है। जैसे ट्राइकोड्रमा, ट्राइकोड्रमा जो कवक है ये, इससे क्या प्राप्त होता है, तो भाई इससे प्राप्त होता है ग्लियोटॉक्सिन प्राप्त होता है, क्या होता है, ग्लियोटॉक्सिन प्राप्त होता है। पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम, इससे इस कवक से क्या प्राप्त होता है प्रतिजैविक, तो पेनिसिलिन प्राप्त होता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ने किया था, ठीक है। अगला देखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। जो तीसरा वाला कवक क्या है, तो पेनिसिलिनियम क्लेविफोर्मी है, पेनिसिलिनियम क्लेविफोर्मी, तो इसकी जो प्राप्त होता है इससे क्या, तो क्लेविसिन, ठीक है, क्लेविसिन प्राप्त होता है इससे। अगला क्या है, तो पेनिसिलियम फ्यूवेरुलम है, इससे कौन सा प्रतिजैविक प्राप्त होता है, तो आप कहोगे फ्यूवे, ठीक है, प्यूबेरिक एसिड प्राप्त होता है। अगला क्या है, पेनिसिलियम सिट्रिनम, इससे प्राप्त होता है साइट्रिनिन। और अगला आपका क्या है, पेलिसिनियम ग्रीसियोफ्यूनिविन, इससे क्या प्राप्त होता है, तो ग्रीसियोफ्लोविन प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्लड की, किसकी बात कर लेते हैं, ब्लड की, जिसको रक्त बोला जाता है। रुधिर प्लाज्मा एवं उसमें तैरने वाली रुधिर कोशिकाओं से मिलके बना होता है ये, ठीक है। रुधिर में निर्जीव प्लाज्मा 65% एवं सजीव रुधिर कोशिकाएं 35% होती हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है और इसका रंग लाल किसके कारण होता है, तो आप कहोगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक वयस्क व्यक्ति में, एक वयस्क व्यक्ति में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है और ये पूरे शरीर के भार का कितना होता है, तो लगभग 6 से 7% होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7.4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 पॉइंट याद रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है और ये पूरे शरीर के भार का 6 से 7% होता है और इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है।
और रक्त का रंग लाल होता है तो किसके कारण, तो आप कहोगे हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। रुधिर शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा शरीर से रोगों की रक्षा करता है। ठीक है, शरीर की रोगों से रक्षा करता है। चलिए अब इसके जो भाग हैं प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो देखना, प्लाज्मा की बात करोगे तो 90% जल होता है एवं 10% अन्य पदार्थ होते हैं। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा ही होता है। तो रक्त में देखो WBC पाया जाता है, RBC पाया जाता है और प्लाज्मा पाया जाता है। तो WBC देखना, पहले RBC की बात करें यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स, रेड ब्लड कार्पोसेल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, कौन सा, लाल रुधिर कणिकाएं। तो इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण ही रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य करती है। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है और इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। और जो आपका अगला क्या आता है, तो WBC आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये अनियमित आकार की होती हैं और संख्या में लाल रुधिर कोशिकाओं की तुलना में बहुत कम होती हैं। इनका जीवन काल 24 से 30 घंटे होता है। ठीक है, तथा निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, इसके मुख्य कार्य रुधिर परिवहन और मृत पदार्थों को हटाना एवं जीवाणु के विरुद्ध लड़ना होता है। ठीक है, बेसिकली इसका जो निर्माण होगा वो LOST मज्जा में होगा। ठीक है, लाल नहीं होगा, एलो होगा। श्वेत रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शरीर का सिपाही। श्वेत रुधिर कणिकाओं में लिम्फोसाइट कणिकाएं भी होती हैं और रुधिर में RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, तो 600:1 होता है। इसको भी याद रखिएगा। तीसरा जो पार्ट आता है आपका है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये रक्त जमने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो अब देखना, ब्लड के बाद आता है ब्लड ग्रुप, रक्त के बाद आता है रुधिर समूह। 1902 में नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर समूहों की खोज की। तो ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज किसने किया, तो आप कहोगे 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। किसने किया, कार्ल लैंड स्टीनर ने। मनुष्य में 4 रुधिर रक्त समूह होते, A, B, AB और O होता है। ठीक है, जिसमें से जो AB होता है ये सर्व रक्त ग्राही होता है और जो O होता है ये क्या होता है, सर्व रक्त दाता होता है। ठीक है, इसको भी जानते रहिएगा। चलिए तो इसी में बात कर लेते हैं, जो आपका O है ना, O का रुधिर किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसे सर्वदाता कहते हैं। AB समूह सभी रुधिर समूहों से रुधिर ग्रहण कर सकता है, इसीलिए सर्व रक्त ग्राही करते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाता है यूनिवर्सल डोनर, सर्व रक्तदाता कौन है, तो आप कहोगे O। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, सर्व रक्त ग्राही, तो आप कहोगे AB है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग आगे बात कर लेते हैं रक्त आधान। ठीक है, किसकी, रक्त आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन। रक्त समूह A है तो भाई रक्त प्राप्त करता हुआ किससे किसे ले सकता है, A और AB से ले सकता है। ठीक है, और भाई रक्तदाता वर्ग क्या है, A और O है। अगर B है तो रक्त प्राप्त करता वर्ग क्या होगा, तो B और AB होगा। और रक्तदाता किसे किसे दे सकता है, तो भाई B और O को। अगर रक्त समूह AB है तो भाई किससे ले सकता है, AB से, और किसे दे सकता है, A को, B को, AB को और O को दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह O है तो भाई ये किससे प्राप्त कर सकता है रक्त, तो O से भी, B से भी, AB से भी, O से भी प्राप्त कर सकता है। और किसे दे सकता है, तो भाई O को रक्त दे सकता है। चलिए प्लीहा की बात करें तो स्प्लीन, प्लीहा को क्या बोलते हैं, स्प्लीन या इसी को तिल्ली कहते हैं। ठीक है, शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, प्लीहा को यानी कि स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। लिम्फोसाइट कणिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। एक बार बनी एंटीबॉडी जीवन भर नष्ट नहीं होती है।
एड्स का वायरस लिम्फोसाइट को ही प्रभावित करती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। रुधिर में प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। डेंगू तथा चिकनगुनिया रोग में प्लेटलेट्स कणिकाओं की मात्रा तेजी से गिरावट आती है। रुधिर को 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में 450 ml रुधिर दान कर सकता है, जिसे 1 यूनिट कहा जाता। पहले ये 350 ml था। रुधिर दान करने का अंतराल लगभग 3 माह होता है। सिराएं अशुद्ध रुधिर का संवहन करती हैं, जबकि फुफ्फुस सिरा एक अकेली सिरा है जो शुद्ध रुधिर का संवहन करती हैं। धमनी हमेशा शुद्ध रुधिर का संवहन करती हैं, जबकि फुफ्फुस धमनी एक अकेली धमनी है जो अशुद्ध है, रुधिर का संवहन करती है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, रुधिर दाब यानी कि बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बीपी नापने के लिए किसका, तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था, ठीक है। 1 मिनट में हृदय 5 से 6 लीटर रुधिर को शरीर में प्रवाहित कर देता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आरएच फैक्टर के। किसकी बात कर लेते हैं, आरएच फैक्टर। आरएच एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। जिस मनुष्य के शरीर में यह पाया जाता है वह आरएच पॉजिटिव एवं जिसके शरीर में नहीं पाया जाता वह आरएच निगेटिव कहलाता है। भारत में 97% लोग आरएच पॉजिटिव के हैं। यदि किसी आरएच निगेटिव वाले व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रुधिर दे दिया जाए तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। लैंडस्टीनर तथा वीनर ने 1940 में रीसस नामक बंदर के रुधिर में एक विशेष प्रकार के एंगुलिटिनोजन, ठीक है, क्या है, एंगुलिटिनोजेन, ठीक है, एंगुलिटिनोजेन, ठीक है, नामक प्रोटीन की खोज की, जिसका नाम आरएच फैक्टर रखा गया था। तो भाई लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अफ्रीका में पाए जाने वाला एक बंदर था रीसस। इस बंदर में क्या किया इन्होंने एंगुलिटिनोजेन नामक प्रोटीन की खोज किया और इसका नाम क्या रखा, आरएच फैक्टर रखा था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मानव शरीर के तंत्र की बात कर लेते हैं। किसकी, मानव शरीर के तंत्र की, सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो पहला जो आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन क्रिया। भोजन की पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। सबसे पहले अंतःग्रहण, भोजन का अंदर जाना, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। तो 5 अवस्थाओं में होता है। चलिए एक एक पे चर्चा कर लेते। अंतःग्रहण यानी कि इंगेसेशन, ठीक है, इंजेशन ये क्या होता है, भोजन को मुख में ले जाना अंतःग्रहण कहलाता है, ठीक है। भोजन को मुख में ले जाना क्या कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। और पाचन क्या होता है दूसरा वाला, तो भोजन के मुख में पहुंचने पर दांतों द्वारा चबाया जाता है। साथ ही लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है। मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, पीएच मान लगभग 6.8 होता है। लार 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन होता है एवं माल्टोज होता है, ठीक है, टाइलिन और माल्टोज होता है। जहां टाइलिन अथवा एमाइलेज मार्ड को माल्टोज में परिवर्तित करते हैं, वहीं माल्टोज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए इसी में देखना जो एक होता है आपका जठर रस होता है। क्या होता है, जठर रस। जठर रस में पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में एवं रेनिन केसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है तथा लाइपेज वसा को पचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाकर टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। इसके अतिरिक्त यह एंजाइमों की क्रिया को तीव्र करता है तथा भोजन में स्थित जीवाणुओं को मार डालता है। चलिए कुछ प्रमुख हम लोग पाचक
एंजाइमों की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम लोग बात करते पहले की, जैसे देखना ग्रंथि तथा अंग का नाम, यहाँ पे लिखा है ग्रंथि रस, यहाँ पे लिखा एंजाइम, और यहाँ पे भोज्य पदार्थ, और यहाँ पे प्रतिक्रिया के बाद परिवर्तित पदार्थ। पहला कौन सा है? सिलेवरी ग्लैंड है। कौन सा है? सिलेवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि। तो यहाँ से क्या निकलता है? लार निकलता है। कौन कौन सा? तो एंजाइम निकलता है, टाइलिन और माल्टोज होता है। ठीक है, ये क्या करता है? माल्ट को और माल्टोज को, माल्ट को क्या करता है? माल्टोज में, और ये माल्टोज क्या करता है? उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्या? बाइल डक्ट, पित्त वाहिनी। ये पित्त रस का क्या करता है? निर्माण करता है। इसमें एंजाइम कुछ भी नहीं होता है। भोज्य पदार्थ क्या होता है? चर्बी, और ये इमल्सन में कन्वर्ट कर देता है। अगला आपका आमाशय की पाइलोरी ग्रंथि, यहाँ से निकलता है जठर रस, और यहाँ से दो एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन निकलता है। ये पेप्सिन देखना प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, और रेनिन केसिन को। तो प्रोटीन को ये पेप्टोन में कर देता है, और ये केसिन को कैल्शियम पैरा केसिनेट में। ठीक है, अगला आपका है अग्न्याशय, यहाँ से अग्न्याशयी रस निकलता है। दो प्रकार के यहाँ पे एंजाइम है, एक ट्रिप्सिन है और एक एमाइलेज है। तो ये क्या करता? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, मार्ड को शर्करा में, वसा को अम्ल वसा एवं ग्लिसरॉल में। ठीक है, और तीसरा वाला आपका जो लाइपेज होता है। ठीक है, छोटी आंत की बात करें तो भाई आंतरस, यहाँ से क्या क्या होता है? तो ध्यान देना, इरेप्सिन, माल्टेज, और एक लैक्टेज होता है, और एक सुक्रेज होता है, और एक लाइपेज होता है। ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, ये माल्टोज को ग्लूकोज में, और ये लैक्टोज को, जो लैक्टोज होता है, लैक्टेस होता है, लैक्टेस नामक एंजाइम, ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जो सुक्रेस होता है ये ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो लाइपेज होता है ये वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा वाला बात करें जो आपका क्या है? अवशोषण है। क्या है? अवशोषण है। तो दो तो आपका हो गया, अंतःग्रहण हो गया, और भाई आपका पाचन हो गया। इसके बाद क्या होगा? भोजन का अवशोषण होता है। तो यानी कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखो, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। इस छोटी आंत में पाचन होने के बाद भी भोजन शरीर का भाग उस समय तक नहीं बन सकता। ठीक है, इस छोटी आंत में देखना क्या लिखा, इस छोटी आंत में पाचन होने के बाद भी भोजन शरीर का भाग उस समय तक नहीं बन सकता जब तक यह आहार नाल की दीवारों में शोषित होकर रुधिर परिसंचरण द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ना पहुंच जाए। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले अंतः ग्रहण होगा भोजन का, फिर पाचन होगा, पाचन के बाद भोजन में जो कुछ पोषक तत्व होंगे उनका क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद जो आपकी चौथी प्रक्रिया होती है वो होती है एसाइमिलेशन। ठीक है, स्वांगीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। तो भाई ये होता क्या है? तो अवशोषित भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। यकृत में पहुंचकर आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल अमोनिया में विखंडित हो जाता है, जिसे यूरिया बनता है, जो मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। पांचवा जो आपका आता है ये क्या है? मल परित्याग। ठीक है, क्या है? मल परित्याग यानी कि डिफिसिकेशन है। ठीक है, इसमें अगर बात करोगे तो भाई बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण नहीं होता, बल्कि यह कोलन के माध्यम से कोलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो छोटी आंत के तीन आपके होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। बड़ी आंत के कोलम होता, सीकम होता और रेक्टम होता है। मल में अनेक लवण जैसे आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अनेक गैसें जैसे अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि होती हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, अब स्टमक की आमाशय की बात कर लेते हैं। तो आमाशय की अगर बात करोगे तो आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, इसका आकार द्विपालिक थैली जैसी होती है यानी कि बाइलोब्ड सैक जैसी होती है। आमाशय की दीवारों में अनेक जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस का स्रावण होता है। आमाशय निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन को केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। अब देखना आगे बात कर लेते छोटी आंत की यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो भाई पचे हुए भोजन पदार्थों का अवशोषण इन्हीं आंत्र रसांकुरों द्वारा किया जाता है। आंतरिक रस कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? क्षारीय होता है। छोटी आंत के दो भाग ग्रहणी और इलियम होते हैं। ठीक है, ग्रहणी और इलियम, इसी को बोलते हैं ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम होता है। बड़ी आंत की बात करोगे तो इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। बड़ी आंत के दो भाग में एक होता बृहदांत और एक होता मलाशय। ठीक है, कोलम होता, सीकम होता और रेक्टम होता। ठीक है, कोलम और रेक्टम। मलाशय बड़ी आंत का अंतिम और चौड़ा भाग होता है। क्या होता है? मलाशय जो है बड़ी आंत का अंतिम एवं चौड़ा भाग होता है। इसमें अनपचा भोजन आकर मल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अगला देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर। क्या है? लीवर। तो देखना लीवर की बात करोगे तो यकृत, इसी को लीवर बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिने ओर स्थित होता है। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। यकृत का आकार नाशपाती की जैसा होता है। यह पित्त रस स्रावित करता है। ठीक है, कुछ भाई अगर देखोगे तो इस प्रकार से, ठीक है, यकृत आपका होता है। ठीक है, लीवर। यह कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन उपापचय में सक्रिय होता है। किसमें? वसा प्रोटीन उपापचय कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? सक्रिय होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। रक्त का थक्का बनने में मदद करने वाला प्रोटीन फाइब्रिन तथा शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला प्रोटीन हिपैरिन नामक प्रोटीन इसी में बनता है। यानी कि फाइब्रिन और हिपैरिन नामक प्रोटीन किस में बनता है? तो यकृत में ही बनता है। यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय करता है। यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा यह भोजन में वसा की कमी होने पर यह कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में भी परिवर्तित कर देता है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं पित्ताशय की। किसकी? पित्ताशय की, यानी कि गाल ब्लैडर। ठीक है, पित्ताशय नाशपाती की आकार की एक थैली होती है जो यकृत के नीचे स्थित होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस जमा होता है। ठीक है, तो पित्तरस का श्रावण होता है यकृत से और स्टोर कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। ध्यान देना, पित्त जो होता है इसका रंग क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में 85% जल, 12% पित्तवर्धक, 0.7% पित्त लवण, 0.28% कोलेस्ट्रॉल और 0.15% क्या होता है? लेसिथिन होता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। पित्त अनेक उत्सर्जी एवं विषैले पदार्थों तथा धातुओं के उत्सर्जन का कारण है। ठीक है, कार्य करता है। यह वसा अवशोषण में भी सहायक होता है। इसके अलावा पित्त विटामिन ए डी के वसाओं में घुले और विटामिन के अवशोषण में भी सहायक होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, तो भाई यदि यकृत कोशिका रुधिर से बिलरूबिन लेना बंद कर दे तो युधिर द्वारा बिलरूबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इससे क्या होता है? पीलिया हो जाता है। ठीक है, अग्न्याशय की बात करते हैं। पैनक्रियाज, यकृत के बाद शरीर में जो अग्न्याशय है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, दूसरी कौन सी है? तो पैनक्रियाज अग्न्याशय है। यह नलिका युक्त और नलिका विहीन दोनों प्रकार की होती है। इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। ठीक है, इसका एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। इसके द्वारा ही इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का क्या होता है? श्रावण होता है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो जो अग्न्याशयी रस होता है इसमें 98% जल और शेष भाग में क्या होता है? लवण तथा एंजाइम होता है। अग्न्याशयी रस एक क्षारीय द्रव है तथा इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। आग्नेयाशयी रस में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन नामक 3 पाचक एंजाइम होते हैं। इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। किसे? आग्नेयाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। चलिए इंसुलिन की बात करते हैं। जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, इंसुलिन की खोज 1921 में वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। यह अग्न्याशय की एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है
जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है, शुगर। इंसुलिन ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण करती है, ठीक है। यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण की क्रिया को भी प्रेरित करता है। इंसुलिन के अल्पश्रावण से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन के अधिक होने पर श्रावण से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग से जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। व्यक्ति को अधिक थकावट एवं ऐंठन महसूस होती है। चलिए अब कुछ हम लोग पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे देखना, जो मनुष्य में कुल 9, ध्यान देना, मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करोगे तो मनुष्य में कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। उनमें से अधिकांश नर एवं मादा में समान होती है। जैसे देखना, पहला है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूरी ग्लैंड, दूसरा है थायराइड, तीसरा है पैराथायराइड, चौथा एड्रीनलिन, ठीक है, और अग्न्याशय थाइमस, पीनियल, जननांग और हाइपोथैलेमस है। तो कितना होता है, 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। चलिए एक एक पे हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कुछ ग्रंथियों की। जैसे देखना, यहाँ पे लिखा अंतःस्रावी ग्रंथि, यहाँ पे लिखा हार्मोन्स कौन सा निकलता है, और यहाँ पे लक्ष्य अंग, और यहाँ पे लिखा कार्य। तो पहला कौन सा है आपका, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ से देखना क्या क्या होता है, जीएच ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है, एड्रीनोकार्टिकोटोपिक हार्मोन्स निकलता है, एसीटीएच, और थाइरोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है। और इसके अलावा प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और अगला आपका क्या है, मिलेनेसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेमिन, ठीक है। इतने प्रकार के हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं। देखो लक्ष्य अंग क्या होता है, सभी ऊतक, एड्रीनल कॉर्टेक्स, थायराइड और स्तन की कोशिकाएं, ठीक है, अंडाशयी फॉलिकल और वृषण अंडाशय, त्वचा, और यहाँ पे क्या है, गर्भाशय एवं स्तन ग्रंथियां, विक्र एवं धमनियां, एवं ध्यान देना इस पे क्या होता है, इफेक्ट है। देखो जो ये होता है वृद्धि हार्मोन, शरीर की वृद्धि करना, ग्लूकेटोइड स्राव करना, ठीक है, थायरॉक्सिन श्रावण, दूध श्रावण, और महिलाओं में अंडाशयी फॉलिकल एवं वृद्धि एवं एस्ट्रोजन का श्रावण करना। इसके अलावा महिलाओं में कार्पस ल्यूटियस विकास एवं प्रोजेस्टेरोन, एवं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना, ठीक है। त्वचा में मिलेनिन का संश्लेषण कराना, ठीक है। दूध का श्रावण, गर्भाशय संकुचन, और गाढ़ा मूत्र एवं जल अवशोषण एवं धमनी संकुचन में ये सहायक होता है, ठीक है। आगे देखना, जो है आपका थायराइड ग्रंथि, कौन सा है, थायराइड ग्रंथि। पहला जो हार्मोन्स यहाँ से निकलता है ये सीटी है, कैल्सिटोनिन है। ये अस्थिवृक्क में जो मुख्य अंग होता है, और ये क्या करता है, रुधिर कैल्शियम में कमी और कैल्शियम 2 पॉजिटिव का उत्सर्जन कराता है। थायराइड से एक और निकलता है थायरॉक्सिन, हृदय, यकृत, वृक्क, कंकाल पेशियां, मास्ट कोशिकाएं, ये इसका क्या होता है, मुख्य जो है लक्ष्य अंग होता है। ऊतक उपापचय, वृद्धि, उभयचरों में कायांतरण और जीवन की रफ्तार बनाए रखने में ये सहायक होती है। अगला जो आपका पैराथायराइड ग्रंथि, यहाँ से हार्मोन निकलता है। अस्थि और वृक्क प्रमुख अंग, रुधिर कैल्शियम में वृद्धि, फास्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। अगला जो आपका अंग है अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आपका पैनक्रियाज है, अग्न्याशय। यहाँ से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। सभी कोशिकाओं से रुधिर में शर्करा का स्तर घटाता है और ग्लूकोजेनेसिस का प्रेरण, ऊतकों में प्रोटीन का संग्रहण, इंसुलिन की मात्रा को कमी, डायबिटीज मिलेटस या मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ग्लूकेगॉन निकलता है यकृत से, तो आपका क्या, रुधिर शर्करा स्तर को बढ़ाता है, और सोमेटेस्टोलिन ये भी यकृत से, तो भाई अल्फा एवं बीटा कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है, किसको, अल्फा एवं बीटा कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। चलिए अगला जो आपका क्या है, तो एड्रीनल ग्रंथि है। तो यहाँ से 3 प्रकार के, पहला है क्या, ग्लूकोकार्टिकायड्स, ठीक है। यहाँ से ऊतक और मास्ट कोशिकाएं लक्ष्य अंग होता है।
कार्बोहाइड्रेट, अम्ल, प्रोटीन, स्टेरॉयड का उपापचय करता है। ठीक है। अगला है मिनरेलोकार्टिकायड्स, ये वृक्क से लक्ष्य अंग होता। मुख्य जल अवशोषण, सोडियम एवं पोटेशियम उपापचय में सहायक होता है। अगला क्या है तो भाई यहाँ पे दिया गया है कि सेक्सुअल कार्टिकायड्स, ठीक है, यानी कि शरीर कोशिकाएं मुख्य अंग होता है। और यहाँ पे क्या है, बाह्य लैंगिक लक्षण होता है। एड्रीनलिन तथा नॉन एड्रीनलिन, ये मास्ट कोशिकाएं लक्ष्य अंग होता है। हृदय स्पंदन, रुधिर दाब, पेशियों का संकुचन एवं शिथिलन को बढ़ाता है। पीनियल ग्रंथि की बात करोगे, जो अगला आता है, यहाँ से क्या निकलता है, मेलेटोनिन निकलता है। मेलेटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। लक्ष्य अंग क्या होता है, मिलेनोफोर होता है। मिलेनिन का वितरण करना इसका मुख्य कार्य होता है। थाइमस ग्रंथि की बात करोगे तो थाइमोनिसिन, ठीक है, थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और लिम्फोसाइट का ये निर्माण करता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो थायरोट्रोपिन और रिलीजिंग हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं। थायराइड ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि इसके मुख्य अंग होते हैं। थायरोपिन श्रावण करता है और कार्टिकोट्रोपिन श्रावण करता है। ठीक है। अगला देखना जो आपका क्या, वृषण, यहाँ से देखना टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स और मास्ट कोशिकाएं नर के बाह्य लक्षण एवं द्वितीयक लैंगिक अंगों का विकास करना। अंडाशय की बात करें तो यहाँ से एस्ट्रोजेंस, मास्ट कोशिकाएं मुख्य अंग होता। मादा के बाह्य लक्षणों एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अंगों का विकास करना होता है। कार्पस ल्यूटियम, यहाँ से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। गर्भाशय एवं स्तन ग्रंथियां मुख्य लक्ष्य अंग होता है। गर्भावस्था के दौरान में परिवर्तन एवं लैंगिक अंग में ये क्या करता है, प्रभाव या कार्य दिखाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते तंत्रिका तंत्र की बात कर लेते, नर्वस सिस्टम। ठीक है, किसकी, नर्वस सिस्टम। तो ध्यान देना, यह तंत्र मानव के शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है। यह धागे के समान हमारे शरीर में फैली रहती है। मस्तिष्क, मेरुरज्ज नामक दो भागों से ये मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र सर्वप्रथम अंग है। तंत्रिका तंत्र का सर्वप्रथम अंग क्या है तो आप कहोगे ब्रेन है। मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है, ध्यान देना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और परामस्तिष्क। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेरेब्रम, ठीक है, सेरेबेलम, और क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। देखना तीन भागों में इसको बांट दिया गया। जैसे देखना, एक सेरेब्रम है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुभव, सुनना, देखना, सूंघना, बोलना, शरीर में चेतना के कार्यों को नियंत्रित करता है। दूसरा है लघु मस्तिष्क, को बोलते हैं सेरेबेलम। यह शरीर को संतुलन एवं मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। तीसरा क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। यह कशेरुकी दंड यानी कि वर्टेब्रल कॉलम के न्यूरल के नाल में प्रवेश करने के बाद मेरुरज्जु कहलाता है तथा हृदय की धड़कन, पाचक अंगों एवं श्वसन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। आंखों की पलकों को झपकाना एक अनैच्छिक क्रिया, औसतन हर 6 सेकंड में एक बार पलकें झपकती हैं। आंसू का निकलना एक परिवर्ती क्रिया है। आंसू में क्षारीय सोडियम क्लोराइड जलीय युक्त भरा होता है। जिन अंगों से पर्यावरण एवं बाहरी परिवेश का ज्ञान होता है, ज्ञानेंद्रियां कहलाता है। जैसे नेत्र, त्वचा, जीवा, कर्ण, कान और आपका क्या हो गया, नाक हो गया। ठीक है। चलिए कुछ मानव डिसीज की बात कर लेते हैं, मानव रोग। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, मानव रोग की। जैसे ह्यूमन डिसीज में कौन कौन सा है, पहला चेचक, ये किस अंग को प्रभावित करता है, यहाँ पे रोग का नाम, प्रभावित अंग, रोग के लक्षण और परजीवी का नाम। तो चेचक की अगर बात करोगे तो इसको स्मॉल पॉक्स बोला जाता है। ठीक है, संपूर्ण शरीर, विशेष चेहरा तथा हाथ पैर को ये प्रभावित करता है। क्या होता है इसमें, ज्वर, पीड़ा, जलन व बेचैनी। ठीक है, संपूर्ण शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। वेरिओला वायरस इसमें होता है। ठीक है, खसरा की बात करें तो भाई ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, विशेषकर बच्चों में होता है ज़्यादा। ज्वर, पीड़ा, संपूर्ण शरीर में खराश, नेत्रों में जलन, आँख और नाक से द्रव बहना। मोरबिली वायरस इसमें होता है। अगला क्या, रोहे या ट्रेकोमा रोग, ये नेत्र में होता है, नेत्रों में सूजन आना, जलन एवं पानी बहना। ठीक है। हर्पीस अगला है, तो त्वचा और श्लेष्म कला में ये प्रभावित करता है।
त्वचा में जलन, बेचैनी और शरीर में फोड़े पड़ना। हर्पीस वायरस इसमें होता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है तो भाई पीड़ा, ज्वर, पानी से अत्यधिक भय, मांस पेशियों व स्वतंत्र तंत्र में लकवा, बेहोशी। यह घातक रोग है, पागल कुत्ते के काटने से होता है। रेबडो वायरस इसमें क्या होता है जिम्मेदार होता है। फ्लू या इन्फ्लुएंजा, ठीक है, फ्लू या इन्फ्लुएंजा ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और इसमें क्या होता है तो भाई ज्वर, शरीर में पीड़ा, सिर दर्द, जुखाम, खांसी। और यहाँ पे क्या कौन सा वायरस होता है तो मिक्सो नामक वायरस यहाँ पे होता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। जैसे देखना अगला है गलसुआ। तो भाई गलसुआ में क्या होता है, किस अंग को प्रभावित करता है तो पेरियोटिड लार ग्रंथि को, ठीक है, लार ग्रंथियों में सूजन हो जाता है। इसमें क्या होता है मम्पस वायरस जिम्मेदार होता है, ठीक है। पोलियो की बात करोगे तो भाई तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध व हाथ पैरों में लकवा मार जाता है। पोलियो वायरस इसमें होता है। अगला क्या, एड्स, पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। क्या होगा इसमें, कमजोरी, प्रतिरोध शक्ति की समाप्ति, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्षय। HIV वायरस इसमें जिम्मेदार होता है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। डेंगू की बात करोगे तो संपूर्ण शरीर में हड्डी तोड़ बुखार आता है, ठीक है, और आंखों, पेशियों, सिर व जोड़ों में दर्द होता है। इसमें क्या होता है एडीज एजिप्टाई मच्छर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है मच्छर में डेन 1, डेन 2 और डेन 3 नामक वायरस होता है। चलिए जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जीवाणुओं के द्वारा पहला क्या है, निमोनिया है, ये फेफड़े को प्रभावित करता है। रोग के लक्षण क्या है तो फेफड़ों में संक्रमण, फेफड़ों में जल भर जाना और सांस लेने में पीड़ा होना, ठीक है। कौन सा जीवाणु होता है तो डिप्लोफोकस न्यूमोनी। अगला क्या, टिटनेस, तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियों को यह प्रभावित करता है। लक्षण क्या होता है तो शरीर में झटके लगना, जबड़ा ना खुलना, बेहोशी। इसे धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। इसमें कौन सा जीवाणु होता है तो बैसिलस टिटेनी नामक जीवाणु इसमें होता है। अगला आपका कौन सा, कोलेरा है। कोलेरा को हम लोग हैजा भी बोलते हैं, तो ध्यान देना इसमें क्या बोलते हैं हैजा। तो आंत या आहार नाल को ये प्रभावित करता है। निर्जलीकरण या दस्त होता है इसमें, इसमें विब्रिया कोलेरे इसमें जीवाणु होता है। डिप्थीरिया है, श्वास नली को प्रभावित करता है। तीव्र ज्वर, तेजी से बुखार हो गया, सांस लेने में पीड़ा एवं दम घुटना इसका लक्षण है। कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी इसका प्रमुख जीवाणु होता है। काली खांसी, इसमें देखना क्या होता है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। निरंतर आने वाली तेज खांसी, खांसी के साथ वमन भी होता है, ठीक है। और हीमोफिलस परटूसस, ठीक है, इसका प्रमुख जीवाणु होता है। अगला क्या, सिल्पिस, जनन अंग मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को यह प्रभावित करता है। जननांगों पर चकत्ते बनना, लकवा, त्वचा पर दाने, बालों का झड़ना। और टिप्रोनेमा पैलिडम इसमें क्या होता है जीवाणु होता है। प्लेग, ठीक है, चूहे से फैलने वाली बीमारी होती है। बगले या कांखे, फेफड़े, रुधिर कणिकाएं, ठीक है, इसमें ये प्रभाव डालता है। तीव्र ज्वर, कांखों में गिल्टी का निकलना और बेहोशी। बैसिलस पेटिस इसमें क्या होता है प्रमुख जीवाणु होता है। इसके अलावा देखिए हम लोग बात कर लेते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होता है मस्तिष्क के ऊपरी झिल्ली, ठीक है, मस्तिष्क में और प्रभाव डालता है, ठीक है। तीव्र बुखार, बेहोशी, मस्तिष्क की झिल्ली में शोथ एवं सूजन। नीसेरिया मेनिंजाइटिस इसमें क्या होता है प्रमुख जीवाणु होता है। अगला क्या है, भोजन विषाक्त रोग, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। वमन, दोहरी दृष्टि, सांस लेने में पीड़ा। एम क्लोस्ट्रीडियम बायोटोनियम इसमें क्या होता है प्रमुख जीवाणु होता है। मियादी बुखार जिसको टाइफाइबर कहते हैं, आंत का रोग है। ज्वर, दुर्बलता, अधिक प्रकोप होने पर आंतों में छेद हो जाता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफोसा इसमें क्या होता है प्रमुख जीवाणु होता है। कुष्ठ रोग होता है अगला, तो त्वचा एवं तंत्रिका तंत्र पर यह प्रभाव डालता है। वर्णों तथा गांठों का ना बनना, हाथ पैर की उंगलियों की ऊतकों का धीरे धीरे नष्ट होना। और माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री इसमें क्या होता है जीवाणु होता है। क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, तो भाई इसमें क्या होता है शरीर पर कोई अंग, विशेषकर फेफड़े, शरीर का कोई भी अंग हो सकता है और विशेषकर फेफड़े पे ये इफेक्ट डालता है।
ज्वर, खांसी, दुर्बलता, सांस फूलना, बलगम आना और थूक में खून का आना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसमें क्या होता है, प्रमुख जीवाणु होता है। चलिए प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोगों की बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्या है, पायरिया। पायरिया की बात करें तो दांतों की जड़ों एवं मसूड़ों को प्रभावित करता है। मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव एवं मवाद का निकलना होता है। परजीवी इसमें क्या होता है, कौन सा प्रोटोजोआ, तो एंट अमीबा जिंजीवेलिस होता है। और दूसरा कौन सा होता है, ट्राइकोमोनास ट्रीनेक्स होता है। ठीक है, दस्त या आमतिसार होता है दूसरा। दूसरा क्या है, दस्त व आमसितार। तो भाई इसमें क्या होता है, ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है। रोग के लक्षण क्या है, तो बड़ी आंत में सूजन व दर्द, बार बार दस्त का आना। इसमें कौन सा होता है प्रोटोजोआ, तो भाई ट्राइकोमोनास होमिनिस होता है। ठीक है, ट्राइकोमोनास होमिनिस होता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, घातक अतिसार या पेचिश। ठीक है, क्या है, घातक अतिसार या पेचिश। इसकी बात करोगे तो आंत के अगले भाग में प्रभावित करता है। दस्त, सिर दर्द, कभी कभी पीलिया रोग का जनक हो जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, इसमें परजीवी होता है। सुजाक या श्वेत प्रदर, ठीक है, सुजाक पुरुषों में, श्वेत प्रदर स्त्रियों में। पुरुषों में मूत्र व स्त्रियों में ये विशेष प्रभाव डालता है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, देखो क्या है, तो भाई सुजाक और सुजाक ये मेल्स में, और जो ये हमारा कौन सा है, श्वेत प्रदर, ये फीमेल्स में होता है। पुरुषों में मूत्र मार्ग एवं स्त्रियों में जो क्या होता है, तो ये विशेषकर जो होता है वेजाइना में ये इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे देखना, मूत्र त्याग में जलन व दर्द, स्त्रियों में श्वेत द्रव का निकलना आदि। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेनाइजिनेजिस होता है। ठीक है, अगला क्या है, तो भाई मलेरिया है। मलेरिया की बात करें तो लाल रुधिराणु प्लीहा और यकृत को प्रभावित करता है। तीव्र ज्वर, सिर दर्द, कमर में दर्द। ठीक है, और यहाँ पे देखना परजीवी क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग, कवक द्वारा होने वाला। ठीक है, कवक द्वारा होने वाला रोग। जैसे देखना पहला क्या, एथलीट फ्रूट है। तो भाई ये त्वचा को प्रभावित करता है। त्वचा का कटना एवं फटना, टीनिया पेडिस परजीवी इसमें होता है। दमा की बात कर लेते हैं, फेफड़े पे प्रभाव डालता है, श्वसन तंत्र। ठीक है, ध्यान देना ये कौन सा है, श्वसन तंत्र, रोग के लक्षण है। ठीक है, और एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस इसका क्या होता है, प्रमुख कवक होता है। दाद की बात करें तो त्वचा पे और त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। टाइकोफाइटोन क्या होता है, इसमें प्रमुख कवक होता है। खाज की बात करते हैं तो ये भी त्वचा पे इफेक्ट डालता है। त्वचा पर खुजली होना और स्केरस, इसके बीज क्या होता है, इसमें प्रमुख कवक होता है। चलिए तो यहाँ पे देखना जो ये प्रमुख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। शरीर की बीमारियां एक दृष्टि में, ये जो हमने ऊपर पढ़ा इसको आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में आपको डाल दिया जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं पोषण की। किसकी बात कर लेते हैं, पोषण की, न्यूट्रिशन। तो पोषण क्या होता है, तो उन सभी क्रियाओं का कुल योग है जो भोजन के अंतःग्रहण, पाचन, पचे हुए भोजन का शरीर में अवशोषण एवं अपचित भोजन के बहिष्कार से संबंधित है। ठीक है, यानी कि शरीर के अंदर भोजन का जाना, उसका पाचन होना और उसका शरीर में लगना, बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ एवं अपचित भोजन का बाहर निकलना, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो न्यूट्रिशन कहलाती है, पोषण कहलाती है। ध्यान देना, इसके जो आपका एक स्वपोषण होता है, दो प्रकार होता है, एक होता है परपोषण होता है। जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे सभी हरे पौधे कुछ एक कोश की जीव, जैसे यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनाज और वाल्वाक्स है। परपोषण क्या होता है, जीव अपना भोजन हेतु अन्य दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे परजीवी, मृतोपजीवी एवं कीटहारी पौधे होते हैं। भोजन की बात करते हैं, फूड, भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत एवं जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसकी मात्रा एवं उसके अव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भोजन के अवयव की बात करोगे तो भाई 6 अवयव होते हैं प्रमुख रूप से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल होता है। तो कितने होते हैं, मुख्यतः 6 पार्ट होते हैं। चलिए कार्बोहाइड्रेट की हम लोग बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है,
इसमें CHO का अनुपात 1:2:1 होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। शर्करा अणुओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। एक तो आपका आता मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो में कौन सा आता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होता है। पॉलीसैकेराइड में आपका सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन और हेलुरिक अम्ल आता है। ग्लूकोज को तुरंत ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। ध्यान देना, भोजन में पाए जाने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे सेलुलोज हो गया, सेलुलोज के बाद देखना और कौन सा आपका आता है, स्टार्च हो गया और शर्करा हो गया, ठीक है। सेलुलोज, स्टार्च और शर्करा जो कि भोजन में पाया जाता है। इसके अलावा इसके मुख्य स्रोत आलू, फल, अनाज और शर्करा, रोटी इत्यादि हैं। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा में लेने से बच्चों एवं वयस्कों में क्या होता है? मोटापा हो जाता है, ठीक है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोग बात कर लेते हैं वसा की। किसकी बात कर लेते हैं? वसा की। तो देखना, वसा वसी अम्लों एवं ग्लिसरॉल से बना यौगिक होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का बना होता है। इसमें अत्यधिक कैलोरी होती है और ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत होते हैं। वसा का पाचन अंततः हाइड्रोलिसिस एवं लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है। घी, मक्खन, बादाम, पनीर, ठीक है, इसके अलावा अंडयोग और मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पतियां तेल वसा के प्रमुख स्रोत होते हैं। वसा की अत्यधिक मात्रा के सेवन से मोटापा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर बढ़ने से वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा देखना, प्रोटीन की अगर बात करोगे आप, तो भाई प्रोटीन शब्द जे बर्जीलियस ने 1930 में प्रतिपादित किया था। प्रोटीन एमिनो अम्लों का बहुलक है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन में बनी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन से बनी होती है। कुछ प्रोटीन में सल्फर, जिसको गंधक कहते हो, फास्फोरस एवं लौह भी पाया जाता है। प्रोटीनों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं, ठीक है, जिसको आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत दालें, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही इत्यादि होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग एवं ध्यान देना, क्वाशियोरकर रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन की। तो विटामिन का आविष्कार 1911 में फंक ने किया। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इसकी घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? बी और सी। वसा में घुलनशील कौन सा होता है? तो ADE होता है। इसको आप ऐसे याद कर लो, कीड़ा, KEDA हो जाएगा। तो कीड़ा जो वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन होता है? तो बी और सी। चलिए, विटामिनों की प्रमुख बात कर लेते हैं हम लोग, ध्यान देना, विटामिनों की प्रमुख बात कर लेते हैं उनसे होने वाले रोग। जैसे देखना, पहला क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। इसमें एक याद रखिएगा, इसकी कमी से क्या होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, वृद्धि रुकना, ठीक है। ये रतौंधी आपका क्या है? मेन है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से आप स्रोत देखना, मछली के यकृत का तेल, यकृत गुर्दा, फल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे इत्यादि है, ठीक है। चलिए, विटामिन B1 का बात करते हैं तो थायमीन होता है, ठीक है। ये से क्या होता है? बेरी बेरी रोग, याद रखिएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? देखना, वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि होना, जीभ पर छाले पड़ना, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का क्या होता है? तो नियासिन होता है। विटामिन B6 का क्या होता है? तो पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। ये नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, रासायनिक नाम पूछा जाता है। अगला देखना, विटामिन B6 के बाद विटामिन B7 जो आपका आता है, सॉरी, विटामिन B12, कौन सा? विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन होता है, ठीक है। रुधिर में कमी आना, ठीक है, रुधिर में कमी आना यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से क्या है? एनीमिया एवं पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगला देखना, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है?
तो याद रखिएगा एस्कार्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल। और भाई जितने भी खट्टे चीज़ है ना, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, पत्ती वाली तरकारियाँ, सब्जियाँ, आंवला, खट्टे पदार्थ, इन सब में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। तो बेसिकली याद रखिएगा स्कर्वी रोग, ठीक है, क्या है? स्कर्वी रोग, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, जरा सी चोट पर रुधिर निकलने लगना, अस्थियां कमजोर हो जाना, ठीक है, ये विटामिन सी की कमी से मेन क्या स्कर्वी रोग, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखना विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल है, ठीक है, क्या है? कैल्सीफिरोल। तो भाई इसकी कमी से क्या हो जाता है? सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। बाकी ये स्रोत देखना विटामिन सी, सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा होता है स्रोत, ठीक है, इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन देखना टोकोफिराल इसका रासायनिक नाम होता है। ये प्रजनन में सहायक होता है, जनन शक्ति कम हो जाती है इसकी कमी से, ठीक है। आगे देखना विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से क्या होता है? तो ध्यान देना, रक्त का थक्का ना बनना और ऐंठन इत्यादि होता है। इसका स्रोत क्या है? देखना, रुधिर के सामान्य थक्के, जमना, यकृत की समान क्रियाओं के लिए जरूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल, टमाटर हो गया, आंतों में जीवाणु भी संश्लेषित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप विटामिन याद रखिएगा। कल से जो आपका होगा, ध्यान देना, हम लोग पढ़ेंगे क्या? खनिज की बात करते, किसकी बात करेंगे? मिनरल्स की बात करेंगे, खनिज की बात करेंगे। यानी कि आपको कहा गया था इसको 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कराया जाएगा थ्योरी। इसके बाद हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।